छोटा सा बस है, इसको लिख लेना। प्लियोट्रॉपिक जीन जनरली एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कितना 1 पेयर जीन की जरूरत होती है, या फिर हम ऐसा बोलें कि 1 पेयर जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, है ना। एक प्लियोट्रॉपिक है और एक आप पॉलीजेनिक भी पढ़ोगे, है ना। पहले प्लियोट्रॉपिक समझ लिख लो इसको। जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो एक जीन कितना कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक जीन पेयर की बात करते हैं हमेशा, हाँ, है ना। तो एक जीन कितना कंट्रोल कर रहा है, मोर देन 1 कैरेक्टर। कायदे से एक जीन पे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसी का दूसरा पहलू अगर हम देखें पॉलीजेनिक में, तो क्या होता है कि मोर देन 1 जीन, मोर देन 1 जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है ना, अपोजिट है। प्लियोट्रॉपिक जीन एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपिक जीन को और इसके इफेक्ट को प्लियोट्रॉपी भी बोलते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक दोनों अपोजिट है। ठीक है, समझ पा रहे हो, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। तो यहां से मत याद रखना, यहां से याद रखना। पॉलीजेनिक का समझ ही आ रहा है, बहुत सारे जीन, पॉली मतलब मैनी, जीन, तो बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। प्लियोट्रॉपी में एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्लियर है बात। उसके एग्जांपल पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, है? बस इतना बेसिक आपको डेफिनेशन ध्यान रखना, उसका एग्जांपल आपको नहीं करना। देखो मैं आप लोगों को अपने हैंड रिटन ये सब नोट्स जो है ना, मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को प्रिंट आउट करा के रखते जाना रेफरेंस के लिए। जैसे क्वेश्चन वगैरह बनाओगे, जब कुछ नहीं समझ आता कोई टॉपिक से, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, और मैं अगर इतना समझा दिया हूँ और एक्स्ट्रा भी है ना, तो मेरे नोट्स में सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा है, आप उसको रीड करोगे तो भी समझ आ जाएगा, अगर कुछ आपको नहीं समझ आता। ठीक है, चलो हो गया ये। अब आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सबसे पहले इसको डेवेनपोर्ट ने देखा था, लिख लो। इसका एग्जांपल क्या पढ़ते हैं अपन, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन स्किन कलर। और कुछ बता सकते हो क्या, हाइट और वेट, ह्यूमन स्किन कलर, हाइट भी हमारा बहुत वेरी करता है ना, ऐसे थोड़ी ना 5 फीट और 6 फीट बस, ऐसा तो नहीं होता ना, आधा इंच, पौने इंच, 1 इंच, समझ आ रहा है, बहुत सारा डिफरेंस होता है, 1-1 सेंटीमीटर से भी कम में डिफरेंस आता है हाइट में। हाइट, वेट, स्किन कलर, इंटेलिजेंसी भी सबका अलग अलग होता है। हाँ सर, ठीक है, इंटेलिजेंसी भी अलग अलग होता है ना, ये सब जेनेटिक है। अब किसी के जीन्स में है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी है, अब वो एकदम अलाल है तो अलग बात है, थोड़ा भी अगर चालू किए, कई लोगों को होता है ना एकदम तेजी से चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको अटेंटिव रहना सीखना पड़ेगा। और इंटेलिजेंसी बढ़ाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, बताया भी था शायद आप लोगों को। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक इस साल एक रिपोर्ट आया है, साइंटिस्ट लोगों ने, पहले ये माना जाता था 5.5-6 साल तक ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद भाई
10-15 साल तक जो शुरुआत टीनेज जो होता है एडल्ट से पहले तक जितना आईक्यू डेवलप होना हो गया, उसके बाद फिर आप कुछ भी कर लो आपका आईक्यू उतना नहीं बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं है, आप अपने आईक्यू को 70-80 साल तक भी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, अभी भी रिसर्च चल ही रहे है ना, रिसर्च चल ही रहे। तो इंटेलिजेंसी जो है या आईक्यू लेवल जो होता है उसको इंक्रीज किया जा सकता है प्रैक्टिस से, फोकस से, कंसंट्रेशन से। इसीलिए मैं बोलता हूँ फोकस के साथ बैठो यहाँ पर तो आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। अब एक चीज बताओ, आप किसी को इंटेलिजेंट किस बेसिस पर मानते हो? पढ़ने वाले बच्चे लोग की बात कर रहे हो, पढ़ाई से, उसके मार्क्स से, और किससे मानो कि वो अच्छा बात करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा दिखता है, इससे इंटेलिजेंट मानते हैं? नहीं, उसके मार्क्स से ही आप लोग उसको इंटेलिजेंट है या नहीं, ये सब उसका आईक्यू लेवल ऐसे ही माना, अपन ऐसे ही करेंगे। और कैसे करेंगे टेस्ट? कोई अलग से थोड़ी ना टेस्ट यहाँ पर होगा कि आईक्यू कि चलो बताओ तुम्हारा कितना है। एग्जाम से ही होता है, टेस्ट से ही होता है। लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू हम अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा है 400 लाते हैं यहाँ पर, सीधा 600 के ऊपर फोड़ देते हैं एग्जाम में कई लोग, लास्ट में भीड़ के। तो लास्ट में कुछ नहीं होता है, याद रखना, जो होता है शुरू से होता है। एक्चुअल में लास्ट में था, शुरू की जो मेहनत है आपकी लास्ट में उसको आप बढ़ा देते हो, रिवीजन बढ़ा देते हो, तो फिर आपका ब्रेन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस, है ना। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, एक चीज याद रखो, आप कोई भी चैप्टर को जब पढ़ते हो ना, तो हर एक चैप्टर के लिए एक काउंटिंग टेबल बना के रखो। अभी से बताया रहा हूँ मैं आपको, नहीं बताया हूँ, काउंटिंग टेबल बनाना चाहिए। काउंटिंग टेबल से ये होता है कि आपने उसको कितने बार पढ़ लिया है, समझ आ रहा है? उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर को हम कम पढ़े हैं, तो लास्ट में आप उसको रिवीजन को बढ़ा दो। समझ आ रहा बात? हर एक चैप्टर को आप मिनिमम 25-30 बार अगर पढ़ोगे ना बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका 100 से नीचे आएगा ही नहीं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, उसको अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। और बायो को कम से कम बेटा मिनिमम तो 30 बार आपका रिवीजन होना चाहिए एनसीईआरटी। ह्यूमन स्किन कलर पे इस टॉपिक को डेवेनपोर्ट ने इसको डिस्कवर किया। इसमें लिख लेना एक दो चीजें, अरे लिख लिए? चलो, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्किन का जो कलर होता है ये किसके कारण होता है? मेलानिन पिगमेंट, ठीक है भाई। कोई भी चीज हमारे बॉडी में मेनली किसके द्वारा एक्सप्रेस होता है? अरे मैंने तो बताया, एग्जांपल भी दिया था स्किन का। कोई भी चीज किससे एक्सप्रेस होगा? जीन के द्वारा, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। चलो, पिछले क्लास में जो लोग नहीं आए थे कृपया करके पुराना वीडियो देख लेना, जब मैं डालूंगा तो, अभी डालूंगा तो। अब इसने डेवेनपोर्ट ने क्या किया बेटा, एक एकदम डार्क ब्लैक एकदम व्हाइट के साथ जो शादी का जो था, मतलब ये एक प्रकार से थोड़ा अजीब ही था, नेग्रो एंड कोकेशियन का जो इंटरमैरेज था उसकी इसने स्टडी की, है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज तो आप लोगों को पता चल गया कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है मेनली वो जीन पे डिपेंड करता है, और पॉलीजेनिक में क्या होता है, एक से ज्यादा जीन होता है। तो ह्यूमन स्किन कलर जो रहता है इट इज कंट्रोल्ड बाय कितना जीन? कंट्रोल्ड बाय 3 जीन पेयर। ध्यान रखेंगे, कितना जीन पेयर? 3 जीन पेयर से कंट्रोल होता है ए बी सी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जितना अच्छा डोमिनेंट जीन होगा तो वो पिगमेंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? डोमिनेंट जीन पिगमेंट बनाएगा, मतलब वो जीन एक्सप्रेस करेगा, और रेसेसिव जीन होगा तो वो पिगमेंट नहीं बनाएगा। तो अब इसमें अगर हम देखें एक प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव का जो इंटरमैरेज है, ये रेसेसिव जीन है ना। तो बता बेटा, रेसेसिव जीन, ये रेसेसिव जीन है, डोमिनेंट जीन है ना। तो किसमें एकदम कलर एकदम व्हाइट है? फेयर कलर किसका होगा? एकदम वेरी वेरी फेयर, इसमें या उसमें? डोमिनेंट या रेसेसिव जीन?
डोमिनेंट में, रिसेसिव में। भाई डोमिनेंट अगर जीन होगा तो मतलब वो ज्यादा पिगमेंट बनाएगा, जितना ज्यादा पिगमेंट बनाएगा स्किन का कलर उतना ही डार्क होगा, और अगर पिगमेंट नहीं बनाएगा तो स्किन का कलर उतना ही लाइट होगा। समझ आ रहा है? ठीक है कि नहीं? और कोई अगर ना एकदम लाइट है ना एकदम डार्क है, मतलब उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव जीन दोनों है ना, पूरे तरीके से सारे जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं इंडियन जनरली ऐसे ही होते हैं थोड़े, अब कुछ लोग हैं थोड़े से फेयर, मतलब आप लोगों के पास पिगमेंट उतना नहीं बन रहा है, डोमिनेंट जीन नहीं है। चलो तो इसका क्या होगा बेटा, ये डार्क ब्लैक, ये सब पिगमेंट का खेल है, और ये वेरी वेरी फेयर। देखो मैं यहाँ पर ऐसा कोई काला गोरा ये सब पढ़ाना वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा डिफरेंस पैदा नहीं कर रहा हूँ भाई, है ना, पर्सनली नहीं लेना। तो ये कुछ उसी तरीके की स्टडी है। तभी तो देखो इसमें कितने टाइप का जीन बनेगा, कितने टाइप का कैमरा बनेगा, जल्दी बताओ, ये बताइए कितने टाइप का बनेगा? कौन सा? ABC, और इसमें ABC दोनों आ जाएंगे तो A B C, दैट इज F1। तो मतलब 50% जीन, 6 जीन है इसके पास, 50% जीन क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो भैया पिगमेंट अगर 6 के 6 जीन अगर पिगमेंट बनाएंगे तो वेरी डार्क, और अगर 50% जीन बस पिगमेंट बनाएंगे तो 50% डार्क 50% लाइट। तो सांवला बोलते हैं, सांवला जैसे कोई गुम हो जाता है, गेहुआ रंग सांवला, ऐसे करके फोटो देखे कभी आप लोग? तो पेपर नहीं पढ़ते हो क्या, आप लोग बहुत पढ़ाई करते हो। चलो तो इसका कलर क्या होगा बेचारे का, मतलब बेचारा नहीं है, इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क। चलो लिख लेंगे, और उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन बोलते हैं, और मुलाटो। इंटरमीडिएट कलर और ब्राउन और मुलाटो। चलो अब इसका हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करेंगे, अरे भाई सेल्फिंग करेंगे ना, सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, ये इंटरमीडिएट कलर है और ब्राउन है और मुलाटो है। तो ब्राउन समझते हो ना आप लोग, गेहुआ रंग थोड़ा सा। हाँ। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसकी सेल्फिंग कर दिए, देखो जैसे पूछूंगा वे बताएगा, है ना। बता बेटा कितना टाइप का गैमेट बनेगा, टाइप ऑफ गैमेट कोई नहीं बता बोलेगा? पिछले क्लास में आए थे तो भी है वो जो आपके बुक में लिखे है ना, उसी को बस बेटा बैठ के मत 3 शांत रहो, कुछ मत बोलो बेटा, वो गलत समझ जाएगी। बोल बेटा 3, बता बेटा 6, 3, 9 बोल दो, 6, 3, 8 कितना बने बोलो? 8 कैसे सेल्फिंग करेंगे तो गैमेट बनता है, इसका गैमेट कैसे बनेगा? 8 आप क्या सोच के बोले? ऐसे क्रॉस करने से गैमेट थोड़ा बनता है बेटा, उससे जाइगोट बनता है।
बेटा 3 8 कैसे बनेगा बेटा? बताओ भाई। ए बेटा कितना बनेगा? 8 कैसे बनेगा? कितना बनेगा जी? 6 7 कैसे? 2 की पावर 3। ठीक है। अगर ये मोनोहाइब्रिड होता, मैंने समझाया था, अगर ये मोनोहाइब्रिड होता तो कितना गैमेट बनता? 2। और इसका ये मोनोहाइब्रिड होता 2, ये 2 तो 2 3 जा नहीं, 2 का मल्टीपल 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। अच्छा, इसका मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था। तो अगर कायदे से मैं देखूं तो इसमें, हाँ चलो, ये ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है ना? ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है। तो बता बेटा कि ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने बन सकते हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने बन सकते हैं? ईमानदारी से बताओ, घर जाके पढ़े हो? नहीं तो फिर क्यों पूछो? बता देखो आप अपना आंसर दो, है ना? आजू बाजू मत सुनो, बोलो। कैसे कैसे? सो क्रॉस करेंगे तो हाँ, तो क्रॉस करेंगे तो आएगा ना भाई, 8 8 जा। अच्छा, अगर ये मोनोहाइब्रिड होता है तो इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने बनते हैं? एक में 2, 4 बनता ना? 4 बनता ना क्रॉस करने पे? तो ऐसी 4 4 8 4 12 16 16 इंटू। ठीक है, समझ आ गया बात? चलो, तो नंबर है तो खैर बात की बात है, हाँ? अब देखो बेटा, इसमें जब हम इसको क्रॉस करेंगे, गैमेट में बनाते नहीं बैठूंगा यहाँ पर, तो सिंपली हम रेशियो में आते हैं ना, इसका रेशियो से क्वेश्चन आता है। तो रेशियो आप लोग ऐसा लिख लो, मैं जैसे बना रहा हूँ F2 F2 रेशियो इसका क्या आएगा? 1 रेशियो 6 रेशियो 15 रेशियो 20 15 6 1। ठीक है, तो टाइप ऑफ फिनोटाइप कितना होगा? अगर अपन इसको मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के हिसाब से देखें तो ट्राई हाइब्रिड में टाइप ऑफ फिनोटाइप कितना आना चाहिए? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, हाँ बोलो। टाइप ऑफ फिनोटाइप कितना आएगा? 27। टाइप ऑफ फिनोटाइप कितना आएगा? अगर ये मोनोहाइब्रिड होता तो कितना फिनोटाइप आता है मोनोहाइब्रिड में? 2 आता ना, 3:1 2 आता। तो डायहाइब्रिड होगा तो 2 2 जा 4, ट्राइहाइब्रिड होगा तो 4 2 जा 8 टाइप ऑफ फिनोटाइप। लेकिन इसमें कितना टाइप का फिनोटाइप आ रहा है? 7, है ना? देखेंगे क्या क्या बेटा। नेग्रो ब्लैक, नेग्रो ब्लैक समझते हो ना? वेरी डार्क ब्राउन, ये ब्राउन, मुलाटो, लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन, और ये वेरी फेयर। ठीक है, तो कितना टाइप ऑफ फिनोटाइप दिख रहा है? 7। तो 8 आना चाहिए, 7 क्यों आ रहा है? कौन बताएगा? और इतना ही आता है ना,
अगर ये डाइहाइब्रिड भी होता, ये तो ट्राइहाइब्रिड है, अगर पॉलीजेनिक में डाइहाइब्रिड का केस होता तो कायदे से कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, बट 4 नहीं है, 4 आना चाहिए बट उतना नहीं आता। ठीक है, इसमें क्यों आ रहा है इतना? 7 क्यों आ रहा है? 8 क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बेटा, नहीं बेटा, वो सब रीजन क्या है ना, लिख लिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डजंट फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल। समझ आ रहा है? मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक ही जीन चाहिए। समझ आया? एक जीन पेयर से एक कैरेक्टर कंट्रोल होगा, पहला। ठीक है, ये मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। इसका इंग्लिश का डेफिनेशन मैं याद करके नहीं आया हूं। इट डजंट फॉलो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डजंट फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है बात? बिकॉज चलो अब जो याद है बता देता हूं। बिकॉज मेंडेलियन प्रिंसिपल follows monogenic inheritance, because Mendelian principle follows monogenic inheritance or qualitative inheritance और qualitative inheritance। समझ आ रहा है? क्वालिटेटिव है ना। Polygenic inheritance is quantitative inheritance। समझ आ रहा है? क्वांटिटेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है ना, लेकिन इसके लिए क्वांटिटी ऑफ जीन चाहिए। हाँ, क्लियर है? पॉलीजेनिक इज अ quantitative inheritance and Mendelian principle follows qualitative inheritance। क्लियर है बात? अगर ये क्वांटिटेटिव नहीं होता तो इसमें ये मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करता। ठीक, एंड हम लोग देखे ना बेटा, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस, वो भी मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। दे आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर सी चीजें हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है। और अगर हम रट के इस चैप्टर को आगे बढ़े हैं, 2 चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है एक्चुअल में। अगर आप रटे हो तो एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा इवोल्यूशन, 2 जगह आप घूमते हो, क्योंकि इसको हमको डिटेल में समझना पड़ता है। इसको एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस टफ अगर आया तो नहीं बनेगा। लॉलीपॉप आ गया क्वेश्चन, मतलब लाइन टू लाइन, तो बात अलग है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चंस छूट जाते हैं। ये 2 चैप्टर्स है, ठीक है, इसलिए इसको एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसी 2 चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ, बाकी एनसीईआरटी से काफ़ी है। हाँ, किसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे बायोटेक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपन बताते हैं, है ना, और ह्यूमन हेल्थ डिसीज में थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा समझाते हैं, बट बहुत ज़्यादा अपने को बाहर नहीं जाना पड़ता है। चलो, हो गया इतना? यहाँ इसमें लिख लेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। समझ आया? इसमें ना एक पैटर्न आप देख रहे हो, जो प्योर डोमिनेंट है, प्योर रिसेसिव है। अब इसमें से कंप्लीट डोमिनेंट कौन सा है? ये वाला 1 कि ये वाला 1? कंप्लीट डोमिनेंट जीन कौन सा है? ये वाला है, ये वाला आएगा, और ये कंप्लीट रिसेसिव आएगा। तभी तो ये वेरी फेयर है ना बेटा। इसके बाद और कुछ फेयर जैसा कुछ नहीं बचता है। समझ आ रहा है? ऐसा लगता है मतलब चूना पोत दो। चलो, हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ना बेटा, रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है, उसके बाद जस्ट डबल हुआ और एक इंटरमीडिएट आया। तो ये रेशियो ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है ना कि आपको सिर्फ रेशियो से समझना पड़ता है। तो ये जो 20 का रेशियो है, बीच में दिख रहा है 20, इसमें आप टोटल गिनो ना, कितना है बेटा ऑफस्प्रिंग का नंबर, टोटल गिनो।
टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना है गिनो? 64 ही आएगा। गिन लो। 15 दूनी 30, 20, 50, 6 दूनी 12, 62, 63, 64। ठीक है, समझ आ रहा है? 64 आएगा। इसमें फिनोटाइप, ये फिनोटिपिक रेशियो है, इट इज फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो कितना है? अच्छा, फिनोटाइप कितना आएगा इसमें? 7 फिनोटाइप है ना, और कितना जीनोटाइप आएगा? 27 जीनोटाइप। चलो, कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा इससे रिलेटेड, तो आपको रेशियो वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें रेशियो से क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा आपको समझ के बनाना पड़ेगा। ऐसे ऊपर में हेडिंग में क्लियर है ना, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल्स प्रिंसिपल इज मोनोजेनिक, लिख लिया हो गया? मेंडल्स प्रिंसिपल इज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ध्यान रखना, हाँ, पहले आ चुका है एग्जाम में। चलो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिखेंगे। हटा दो बेटा, क्लियर है ये? इसमें क्वेश्चन है, मैं मोबाइल से निकाल लिया था। आपने इसका शीट लाया होगा? शीट मॉड्यूल लाया इसका? क्वेश्चन नहीं लाया? इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पॉलीजेनिक का एग्जांपल होता है और उसका फिनोटाइपिक रेशियो का, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो आपको दिया हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है, इसमें फिनोटाइपिक रेशियो कुछ इस तरीके का जैसे दिया हुआ है ना। डाइहैब्रिड का ले लेते हैं, डाइहैब्रिड का ले लेते हैं, तो इसमें 9 3 3 1, हाँ 9 3 3 1, दूसरा 9 1 1 9 2 11। तो अगर आपको ये दिया हुआ है हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल ऐसा दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल एक ऐसा दिया हुआ है, अगर आपसे पूछे कि भैया फिनोटिपिक जो रेशियो है ना, फिनोटिपिक रेशियो जो है डाइहैब्रिड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कितना जीन पेयर है? 2 जीन पेयर है। हम लोगों ने अभी पॉलीजेनिक में कितना जीन पेयर देखा? 3 जीन पेयर देखा। यही पॉलीजेनिक में हम 2 जीन पेयर देख रहे हैं, है ना। फिनोटाइपिक रेशियो 2n+1 आता है, तो 2 × 2 + 1, ठीक है, कितना हो गया? 4 + 1 दैट इज 5। पहली बार 5 आएंगे हमेशा। वही अगर हम ट्रायहाइब्रिड की बात करें, 2 3 6 + 1, इसलिए 7 आता है। पॉलीजेनिक में फिनोटाइपिक रेशियो 2n+1 के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। n इज हाइब्रिड, है ना। तो जैसे ही डाइहाइब्रिड देखते हैं बच्चे फिनोटाइपिक रेशियो में, ध्यान देना, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, है ना। जैसे ही फिनोटाइपिक देखे, डाइहाइब्रिड देखे, खटाक से पहला ऑप्शन यही आता है। बाद में नहीं देखे कि ये पॉलीजेनिक है, समझ आ रहा है। पॉलीजेनिक मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, इसीलिए फिनोटाइपिक रेशियो या जीनोटाइपिक रेशियो मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से भी नहीं आता है, ठीक। तो अब यहां पर
ये तो दो अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया पॉलीजेनिक है, तो ये दो तो आप नहीं करोगे। अगर ध्यान नहीं दिया हो तो पहले ही ऑप्शन में खड़ाक से नहीं पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बायो में जल्दी से हमको समय बचाना है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला कि खट से बाहर। अब जो थोड़ा सा समझदार बच्चा जो पूरे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मार्क्स तो सेम मिलेंगे, चाहे फिजिक्स का बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ या बायो का बनाओ, तो वो ध्यान से पढ़ता है जो समझदार बच्चा, वो इन दोनों को तो छोड़ देगा, क्योंकि भैया ये 4। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें से कौन सा सही हो सकता है? डी। डी क्यों? और इसमें अच्छा कोई गलती हो गया फिर सी। पहला चीज तुमको ध्यान रखना है कि 5 आएगा। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि 16 होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर ये 15 है तो ऑब्वियसली डी जाता आंसर, कुछ भी कर लो। बट डी में ये जो प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ जो रहेगा वहां यही होना चाहिए। तो ये दिख रहा है इधर 3 है, मैंने इधर 3 बनाया, और हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव एक ही आएगा। आप मेंडेलियन ले लो या नॉन मेंडेलियन ले लो, होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव हमेशा एक ही आएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखो आप लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई का रेशियो क्या है, देख के बताओ। वैसे तो आप लोगों को देखना नहीं चाहिए, शर्म आना चाहिए। मैंने आप लोगों को तरीका बताया है 1/16 एंड 1/16। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी टाइप का क्रॉस हो, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव हमेशा एक ही रेशियो में आएगा। तो ये तो इधर तो फिक्स है बेटा, इधर वेरी करेगा, और जब इधर वेरी करेगा तो ये हमेशा ये इवन में नहीं आएगा, ऑड में आता है। तो इधर तो 1 1 आएगा, ये तो फिक्स है। इधर जो रहेगा वो भी इधर रहेगा, और बीच में चाहे कोई भी नंबर दे। तो ये आपका पॉलीजेनिक का रेशियो है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पहले, तो ये आपको दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। पहले क्या देखना है, ऑड नंबर में देखना है फिनोटाइप, ठीक है, 2n+1 का रेशियो। दूसरा क्या देखना है भैया, उसमें कितना नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बन रहा है, 16 है कि नहीं, है ना, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 16 या 64 है कि नहीं है। तीसरा देखना है इधर इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं बनाया, इधर इक्वल होना चाहिए। इस टाइप का आपको रेशियो ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होने वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस कोई दूसरे सॉल्व करेंगे जिस थोड़ा सा नहीं समझे हैं, तो 100% या तो छोड़ेंगे, 100% छोड़ेंगे कि समझ ही नहीं आएगा, दूसरे या तो गलती करेंगे, ठीक है। चलो हटा दें। अब आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जैसे मैंने आपको ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं मेंडल के प्रिंसिपल के समय, कि मेंडल ने एक्चुअल में जीन की स्टडी की थी। उन्होंने ना ही क्रोमोसोम ना ही डीएनए की स्टडी की है ना। तो मेंडल की जो स्टडी थी वो उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, क्योंकि वो समझा नहीं पाए सही तरीके से। दूसरा, बायोलॉजी की चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से समझाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल उतना ज़्यादा नहीं था। चौथा, माइक्रोस्कोपी एडवांसमेंट नहीं था, है ना। तो जब 1900 के बाद जब थोड़ा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी मतलब मैग्नीफाई और ज़्यादा बना और मैग्निफिकेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि भाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं, है ना, जैसे 46 है ह्यूमन में, तो 23 इधर जाएंगे क्रोमोसोम, 23 इधर जाएंगे, 20 से ऐसा सेल डिवाइड होगा, है ना। तो कौन से स्टेज में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है बताओ तो। मियोसिस के कौन से स्टेज में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है? अच्छा, मियोसिस 1 या मियोसिस 2? पहला मियोसिस 1 में कौन सा, पैकेटिन, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? पेयर्ड क्रोमोसोम्स या पेयर्ड फैक्टर्स अलग हो रहे हैं। पेयर्ड फैक्टर बोलो या पेयर्ड क्रोमोसोम, 23 अलग हो रहे हैं। कब अलग होते हैं भाई? एनाफेज 1 में। समझ आया बात? क्लियर है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन से फेज में दिखेगा मियोसिस का? मियोसिस 1, मियोसिस 2, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसा। भाई मेटाफेज तक के तो वो आपका सेंटर में आएगा, सेंटर प्लेट में आएगा। फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर उसको खींचना चालू करेंगे
एनाफेज में, तो एनाफेज में ही अलग हो रहा है ना, एनाफेज में ही अलग हो रहा है, तो इसीलिए एनाफेज जो रहता है वो लॉ, एनाफेज में ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा जाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, चलो। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन एंड बवेरी, इसका साइंटिस्ट का नाम याद रखना, सटन एंड डब्ल्यू सटन एंड टी बवेरी। सटन एंड बवेरी ने ये देखा कि भाई क्रोमोसोम्स का मूवमेंट हो रहा है, हाँ, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट हो रहा है पोल्स में, है ना। फिर ये जब अलग होंगे तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर, और इधर भी मेल से 46 जो रहता है, जैसे फीमेल का था इधर मेल का था, है ना, ऐसे अलग होंगे, 23 इधर 23 इधर, फिर ये दोनों फिर वापस मिल जाएंगे, फिर से 46 रीस्टोर हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा रीस्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये वापस रीस्टोर हो गया, वापस रीस्टोर हो गया, इसका मतलब है कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हुए, पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट हुए और वापस फिर से उनकी पेयरिंग हो गई। मेंडल ने भी तो ये बोला था, पेयर्ड फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड रीयूनाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर या ट्रेट। तो सटन एंड बवेरी को ध्यान है कि भैया मेंडल का तो सेम फॉर्मूला है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो मेंडल का जो कॉन्सेप्ट है उसी को, सीधी सी बात है, उसने जो फैक्टर बोला इसने क्रोमोसोम बोला, तो फैक्टर को क्रोमोसोम समझ के डब्ल्यू सटन एंड टी बवेरी ने एक नया थ्योरी दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने बोला कि भैया क्रोमोसोम जो होता है एक्चुअल में वही फैक्टर है जो मेंडल का था। मेंडल का जो फैक्टर था वो एक्चुअल में मेंडल ने क्रोमोसोम की बात की थी, उस समय क्रोमोसोम मूवमेंट नहीं देखा गया था, तो मेंडल को लगा ये फैक्टर है, बट फैक्टर इज इक्वल्स टू क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू सटन एंड बवेरी, है ना। तो बस और कुछ नहीं, इतना ही है, दोनों सिमिलर है। इसने जो सारा कंक्लूजन दिया मेंडल ने उसको फैक्टर का रूप दिया, तो मेंडल का फैक्टर, इसका क्रोमोसोम, बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें साइंटिस्ट का नाम आता है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है कि इसने क्या समझा, मेंडल का क्या समझा, और मेंडल और इसका रिलेशन क्या है। क्लियर है बात, है ना। तो इसी समय जब सटन एंड बवेरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो जस्ट उसी समय 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के थ्योरी को रीडिस्कवर किया था। तो उसके साथ में मेंडल के जो रीडिस्कवरी था उसको और क्रोमोसोमल थ्योरी को मिला दिया गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये मैं शायद जब मैं बताया था उस समय ही बता दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है बेटा, मेंडल के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो फैक्टर है, ये क्रोमोसोम का नाम दे दिया, खत्म। बट फिर भी ये सही नहीं, क्यों? क्रोमोसोम तो मूव हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्रोमोसोम नहीं होता है, जीन होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलो, कुछ लिखना चाहते हो क्या इसमें? इसका ईयर लिख लेना 1902, बाकी थ्योरी पढ़ लेना आप लोग इसमें। Then next इसमें लाइन लिखना, in 1900 3 साइंटिस्ट in 1900, मैं इसमें 2-3 पॉइंट लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। in 1900 3 साइंटिस्ट, नाम लिखो जिससे मैं पूछूंगा बताएंगे। हाँ चलो बताओ बताओ बताओ, 3 साइंटिस्ट के नाम बताओ 1900 में जिसने रीडिस्कवर किया था मेंडेलियन प्रिंसिपल को, उनके डेथ के 16 साल बाद। बेटा ये 3 नाम आपको ना नींद में भी याद होने चाहिए, ऐसा अगर कोई ऐसा नींद में पूछे 3 साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो नींद में भी आप ह्यूगो ड्यूबरिज, कार्ल लोरेंज और शेरमान, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से ये क्वेश्चन आ रहा है। In 1900 3 साइंटिस्ट डिवरेस, कॉलिंस एंड वॉन शेरमान, टी साइलेंट होता है या उसको टी शर्मार भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। हम लोग इंडियन है, हम लोग कोई साइलेंट वाइलेंट नहीं रहता, हम वायलेंट रहते हैं। चलो, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। सबसे ज्यादा तेज आवाज किसका है? कौन से टीचर का? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, in 1902
क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। आप समझ रहे हो, 1900 में 3 साइंटिस्ट ने रिडिस्कवर किया और 1902 में मियोसिस के समय क्रोमोसोम के मूवमेंट को वर्कड आउट किया गया। ठीक है, देखा गया। इन 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। अब सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, लिख लो, कुछ है नहीं वैसे। सो सटन एंड बोवेरी नोटिस्ड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट है। सटन एंड बोवेरी नोटिस्ड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम आर पैरेलल टू द क्रोमोसोम आर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। ठीक है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स and used chromosome movement to explain Mendel's law. क्लियर है? तो इसने दोनों के नॉलेज को मिला करके एक थ्योरी दे दिया, सिंपल, और कुछ नहीं। द नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कौन है जो उचक उचक के एक्सपेरिमेंट करता था? T.H. Morgan। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ chromosomal theory of inheritance by T.H. Morgan and his colleagues। T.H. Morgan and his colleagues। ठीक है ना? In Drosophila melanogaster। इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर किसमें करता था बेटा? ये उसका हथियार क्या था? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। बहुत छोटा सा था ये ड्रोसोफिला